हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 3। हम पढ़ चुके थे स्ट्रेस क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर इट्स कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट्स एट्सेट्रा। अब खुद को अगर इतनी समस्या में डाल ही लिया है तो ये भी पढ़ लेते हैं कि खुद को इस समस्या से बाहर कैसे निकालें। सो वी स्टार्ट विद कोपिंग विद स्ट्रेस। कोपिंग की सिंपल डेफिनेशन इज सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज। अब कॉन्क्रीट शब्द का यहाँ इस्तेमाल क्यों किया गया है? कॉन्क्रीट शब्द का इस्तेमाल यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये रिस्पॉन्सेज जो है वो ठोस होंगे। दे विल बी सम स्टेप्स दैट यू हैव टू डू इन योर डेली लाइफ। सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। कुछ ना कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज होंगे जो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे और प्रॉब्लम रिजॉल्व होते के साथ ही स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। हमने चैप्टर के पहले पार्ट में ही पढ़ा था, शुरुआत में बिल्कुल, दैट जब भी स्ट्रेस आएगा इंसान के अंदर एक नीड फील होगी टू रिजॉल्व इट सो दैट ही कैन रिटर्न टू होम्योस्टेसिस। सो वही बस कोपिंग की डेफिनेशन बता रहा है। सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। I apologize for that. Moving on, we have different strategies. अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज की बात की है। शुरुआत हम करते हैं, एंडलर एंड पार्कर ने जो स्ट्रेटजीज बताई हैं 3। इसके बाद जो दूसरी, इनसे ही अब इनको ही आप ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि जो इसके बाद जो हांस सेलिया ने बताई है वो स्ट्रेटजीज भी इन्हीं से सिमिलर है। सो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? टास्क मतलब जो काम आया था, जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ था, तो उस पे काम करेंगे हम। अब चूंकि टास्क आपसे बाहर है, सो इट विल बी मैनेजिंग और कंट्रोलिंग आउटसाइड सिचुएशन। आउटसाइड सिचुएशन बाय बेटर असेसमेंट। अब आप कोई भी सिचुएशन कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं? बेटर असेसमेंट करके उसका, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बेटर उसका ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन वैल्यूएट कर सकते हैं। हाउ कैन यू बेटर डू इट, मैनेज इट। टाइम खुद का आप खुद मैनेज मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। देन वी हैव इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अब इमोशंस क्योंकि आपके अंदर उठते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने पर यू most definitely have an emotional response. So it will involve controlling your own self, controlling your own emotions, and maintaining hope, being optimistic. So this will not have any effect on the outside situation. The task, the problem will remain the same on the outside, but your inner strength or inner capacity to deal with that challenge or situation, that's what you are working on. So emotion oriented strategy, ये इनवर्ड ओरिएंटेड है। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग योर ओन सेल्फ। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वट इज ही डूइंग? इज ही डूइंग एनी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी? नो, इट्स इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। कहता भी है कि आई थिंक इट्स, राजू कहता है कि इससे इससे क्या होगा, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बट प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत के साथ साथ माइंड क्लैरिटी आती है। सो यू हैव टू ऑलवेज, ये तो शायद टास्क ओरिएंटेड हो चाहे ना हो, बट यू ऑलवेज ऑलवेज हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी। देन वी हैव अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। अब इससे कुछ सॉल्व नहीं होता है, इससे बस एक टेम्परेरीली एक सांत्वना, एक फीलिंग ऑफ रिलीफ मिलता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं? अवॉइडेंस नाम से ही क्लियर है दैट यू आर अवॉइडिंग द प्रॉब्लम। इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन, डिनायल, रैशनलाइजेशन, रिप्लेसिंग स्ट्रेसफुल थॉट्स विद सेल्फ प्रोडक्टिव थॉट्स। सो अवॉइडेंस में आप ना तो टास्क की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही खुद में उठने वाले इमोशंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप टास्क को भी अवॉइड कर रहे हैं और खुद के अंदर उठने वाले इमोशंस को भी अवॉइड कर रहे हैं। और उनको अवॉइड करने का तरीका क्या है? सीधा सीधा प्रोक्रेस्टिनेशन है। डिनायल मतलब कि हो ही नहीं रहा।
रैशनलाइजेशन मतलब कि सबके साथ होता है, ऐसे कुछ आप तर्क दें, रैशनलाइज करें, रीज़न। और कुछ स्ट्रेसफुल थॉट्स आए तो उन्हें सेल्फ प्रोडक्टिव थॉट्स से रिप्लेस कर दें। सो दीज आर 3 strategies given by Endler and Parker. Then there are 2 strategies, Lazarus and Folkman. It was not Selye, it was Lazarus and Folkman. वही प्रॉब्लम फोकस्ड, जो टास्क ओरिएंटेड हमने बात करी थी, और इमोशन फोकस्ड, फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। देन वी हैव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। वो स्ट्रेटजीज हैं, वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है। दीज आर स्पेसिफिक टेक्निक्स, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन strategy and technique. So those are broad categories. These are specific techniques. Deliberate methods or strategies, हालांकि यहाँ पे strategies word आना चाहिए। Deliberate methods aimed at reducing stress and helping cope with stress. ये लाइन ना भी आप ऐड करेंगे अपने नोट्स में तो भी चल जाएगा। These are, बस you just have to remember that these are deliberate methods aimed at reducing stress. Again, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, you do not have to complicate things. These are curative in nature. अब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्यूरेटिव इन नेचर, बट यू हैव टू नो कि ये स्ट्रेस होने के बाद अप्लाई होती हैं। क्यूरेटिव मतलब कुछ दिक्कत आ जाने के बाद जो चीज़ें अप्लाई होती हैं, दोज आर क्यूरेटिव। सो लेट्स सी वन बाय वन कौन सी टेक्निक्स हैं ये, एंड आई एम श्योर कि आप इनमें से कुछ से तो फेमिलियर होंगे ही, बिकॉज ये स्ट्रेस का टॉपिक ही ऐसा है कि इंसान उसके बारे में बहुत कुछ सुनता है, और सोशल मीडिया आ जाने के बाद तो लोगों की भरमार है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दे डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अपॉन। सो दिस इज नॉट surface level stuff, stress, all of these things, but yeah, these techniques one can apply at his own level, and लोगों ने इसके फ़ायदे भी बताए हैं एंड एक्सपीरियंस भी किए हैं। सो नंबर 1, रिलैक्सेशन टेक्निक। सिंपली यहाँ पे हम मसल, बॉडी की बात कर रहे हैं, मसल को रिलैक्स करना सीखते हैं हम फ्रॉम फीट टू फेस। इसके बहुत सारे गाइडेड लेक्चर्स भी हैं, that how to focus first on your feet, then relax them one by one, and then they move up from the feet to the face. The mostly a muscle relaxation technique accompanied by deep breathing. As you know, जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो ब्रीदिंग आपकी इरेगुलर हो जाती है, इधर दे बिकम टू लॉन्ग, आप हाँफते हैं, और दे बिकम टू शॉर्ट। डीप ब्रीदिंग क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को नीचे लेके आता है, एंड आपकी बेस लाइन ऑफ ऑल द हॉर्मोन्स को ठीक कर देता है, स्ट्रेस लेवल और सब कुछ कम कर देता है। डीप ब्रीदिंग बहुत काम की चीज़ें हैं। सेकेंड इज मेडिटेशन आपने बहुत सुना है। एनसीईआरटी में इसका मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत डेफिनेशन दी गई है। इट्स एनसीईआरटी में लिखा है कि इट टेक्स यू इनटू एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आई डोंट थिंक सो। मेडिटेशन ब्रिंग्स यू टू द प्रेजेंट, टू दिस मोमेंट। अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा क्या है? वेल, प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप ध्यान से सोचेंगे इसके बारे में कि प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी समस्या नहीं है। व्हेन यू आर, इफ़ यू आर इन द हियर एंड नाउ, लेट्स से यू हैव एन एग्जाम टुमारो, इट विल बी टुमारो, इट इज़ नॉट राइट नाउ। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए सेनेका, उन्होंने कहा, एक बहुत बढ़िया बात कही है, वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन दैन इन रियलिटी। सो उस सफरिंग, द इमेजिनेशन में जो सफरिंग है, उसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन, बिकॉज इट ब्रिंग्स यू टू दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ। योगिक मेथड, यस, इट वाज developed by the ancient Indian yogis, involves refocusing your attention on the breath to bring it back. अब ये ब्रेथ पे फोकस कर सकते हैं कोई लोग, जैसे
बीड्स मेडिटेशन, माला जपते हैं, तो वो भी हो सकता है। मतलब किस चीज़ से है, दैट यू रीफोकस योर अटेंशन, यू रीफोकस योर अवेयरनेस इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब चाहे आप वो ब्रेथ पे करें, चाहे वो बीड्स पे करें, चाहे वो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन में वो मेडिटेशन बोल होता है, द साउंड ऑफ इट। सो एंड गोल क्या है, टू refocus your attention to the here and now, because the present moment is eternal bliss, as Buddha said. अब आप कहेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में तो हम हैं ही, हमें तो फील नहीं हो रही इटर्नल ब्लिस। वेल, आप हैं नहीं, आप हैं नहीं प्रेजेंट मोमेंट में। अगर होंगे तो वेल, ये बहुत डीपर बातें हैं, इसको कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन। इनिशियल मैंने आपको बता दिया है, आप अपने जैसा कहते हैं श्रद्धा अनुसार इस पर डीप रिसर्च करिए, यू विल फाइंड आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बायोफीडबैक क्या है, मॉनिटरिंग बॉडी फंक्शंस। आपकी बॉडी में हर टाइम कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग चल रही है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका ब्लड मूवमेंट में है, सब कुछ चीज़ें मूवमेंट में है। सो आप क्या करते हैं, ये जो बॉडी फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, अब मॉनिटर किससे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि बहुत सारे आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, 2-3 हज़ार की स्मार्ट वॉचेस भी आजकल हार्ट रेट को बहुत अच्छे से ट्रैक करती हैं। देन देयर आर स्पेसिफिक फिटनेस बैंड्स, हेल्थ बैंड्स, और पता नहीं क्या क्या चाइना से बहुत माल आ रहा है। इट मेजर्स डिफरेंट फंक्शंस, बॉडीली फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड देन कंट्रोलिंग द सेट फंक्शन। अब आपको पता लगा कि आपकी हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर चल रही है, बहुत हाई है, तो आप क्या करेंगे, यू विल डू थिंग्स टू कंट्रोल इट। दिस इज कॉल्ड बायोफीडबैक। Then we have creative visualization, another technique to relieve stress. Creative visualization, creative वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, हिंदी में इसका मतलब होता है यू आर बिल्डिंग समथिंग इनसाइड योर ओन माइंड, इट डजेंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, बट रचना कर रहे हैं आप, उसको क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, विजुअलाइज कर रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं अपने माइंड में बनता हुआ। इससे क्या होता है, आप अब रीप्रोग्राम कर पाएंगे किसको, अपने सबकॉन्शियस को आप रीप्रोग्राम कर पाएंगे। और ये जो इमेजरी है और इमेजिनेशन है, जब आप उसको बार बार रिक्रिएट करते रहेंगे माइंड में एंड यू फोकस ऑन इट, आपका सबकॉन्शियस जो है रीप्रोग्राम हो जाएगा एंड स्ट्रेस से आपको राहत मिलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। देन देयर आर स्पेसिफिक टेक्निक्स डेवलप्ड बाय पीपल, कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप, शायद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बाद है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसी दैट हेल्प यू रिलीव स्ट्रेस। कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स भी उसमें से एक है, रिप्लेसिंग स्ट्रेस कॉजिंग नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स। कुछ ना कुछ स्ट्रेस कॉजिंग नेगेटिव और इरेशनल थॉट्स हैं। अब नेगेटिव भी हैं और इरेशनल भी। नेगेटिव मतलब आपको वो कुछ ना कुछ गलत होता आपके माइंड में दिखा रहे हैं आपके थॉट्स। इरेशनल कैसे, कि वो जैसे कि किसी को लगता है कि भाई ऊपर से पंखा ना गिर जाए। अब इट इज़ वेल विद इन रीज़न कि पंखा गिर सकता है, बट अगर आप रियलिटी में देखें तो पंखे गिरने से बहुत कम लोग मरते हैं, वेरी टाइनी फ्रैक्शन, वेरी वेरी टाइनी। सो इट कैन बी काउंटेड एज इरेशनल। सो ये सब थॉट्स जो हैं आपके नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स, इनको आप पॉजिटिव और रैशनल थॉट्स के साथ रिप्लेस करते हैं 3 फेजेस में। इसमें 3 फेजेस हैं। अब इनको आप डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये टेक्निक्स का बेसिक्स पढ़ना है। सबसे पहला तो कि ये स्ट्रेस रिलीव करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ इमेजिनेशन के थ्रू, इमेजरी के थ्रू, रिलैक्सेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू। ये मोस्टली कॉग्निटिव है, क्योंकि ये आपके दिमाग में होने वाले फंक्शंस पे काम कर रहा है। सो यू रिप्लेस स्ट्रेस कॉजिंग नेगेटिव इरेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रैशनल वंस इन 3 phases: असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन एंड देन एप्लीकेशन। आप असेस करेंगे कि पहले नेगेटिव थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं,
देन आप उनको कॉन्शियसली चेंज करने की कोशिश करेंगे और फिर उसको बार बार अप्लाई करते रहेंगे until it becomes second nature to you. So it will also help you relieve stress. Then we have exercise, time tested and proven method to relieve stress. बहुत दिन पहले I was feeling very low and things were not going in my favor. Things were not going as planned. बहुत सारी चीज़ें. So I just woke up at 5 I think that day and I just went for a run. Felt really good. That day I did not think about the stuff that was going wrong. So exercise, an active outlet for physiological arousal. कुछ ना कुछ आपके अगर बॉडी में, जैसा कि हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन में शुरू में ही पढ़ा था, दैट स्ट्रेस कुछ ना कुछ फिजिकल और कुछ ना कुछ मेंटल, आपकी बॉडी में भी आपको फील होगा और आपके माइंड में भी फील होगा. सो ये फिजियोलॉजिकल आउटलेट है आपके, जो अराउजल है, जो एक अत्यधिक एनर्जी जो आ गई है, आपके अत्यधिक ऊर्जा आपकी बॉडी में आ गई है, जिसको अब आउटलेट नहीं मिल रहा है, तो वो आपको परेशान करेगी. बट अगर आप उसको आउटलेट दे दे, एक एक्टिव आउटलेट, तो वो स्ट्रेस रिलीफ का काम कर सकती है. इससे और दूसरे अच्छी अच्छी बातें क्या है एक्सरसाइज की, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट लंग्स, इम्यून सिस्टम और इन सब बॉडी ऑर्गन्स का जो मैकेनिज्म है, जो फंक्शनिंग है, वो उसको अच्छा करता है एक्सरसाइज, एज यू ऑल नो. ऑल्सो रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स. एंडोर्फिन्स के बारे में शायद आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा. एंडोर्फिन्स वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको एक पेन रिलीफ देते हैं एंड ऑल्सो दे मेक यू फील हैप्पी. सो एक टर्म है रनर्स हाई. व्हेन मैराथन रनर्स को होती है, स्प्रिंट रनर्स को नहीं होती है. जब आप बहुत लंबे समय तक दौड़ते हैं, 5, 7, 10, 15 किलोमीटर, कुछ ऐसे क्षण आते हैं जैसे जब जो दौड़ने वाला पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, तो उसको रनर्स हाई कहते हैं. सो एक्सरसाइज, अनदर टेक्निक फॉर स्ट्रेस रिलीफ. देन देयर इज टॉपिक ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग. अब ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. पॉजिटिव हेल्थ आप डिफाइन कैसे करते हैं? पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ को आप अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? अब आप कहेंगे कि भाई जब बीमारी कोई नहीं है तो हेल्दी है इंसान. नहीं. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. अगर जैसा कि हम जानते हैं, इंसान एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है. उसके ये सारे डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, सब तरह के डायमेंशंस है. अगर वो उसमें पूरी तरह वेल बीइंग महसूस कर रहा है, मतलब एक कोई भी विकार उसे महसूस नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत उसे महसूस नहीं हो रही है, a feeling of well-being in all these dimensions, so then we say कि कोई पर्सन हेल्दी है. और आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज. हेल्थ इज नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज बट a state of complete personal, physical, social, mental, professional well-being. Then these are different factors for positive health. ये भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा है. पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखेंगे, इट विल हेल्प यू स्टे हेल्दी, बिकॉज एक फीडबैक मैकेनिज्म बन जाता है दैट इफ़ यू फील पॉजिटिव, you do positive things, you remain optimistic and your body also responds. इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल तारे ज़मीन पर में आमिर खान का कैरेक्टर देता है कि वो कोई गांव की किसी ट्राइब की बात करता है दैट उस ट्राइब में किसी पेड़ को अगर मारना हो, उस ट्राइब को किसी पेड़ को ख़त्म करना है, तो वो उसे पेड़ काटते नहीं है. गांव के सब लोग इकट्ठे होकर उसे गालियां देते हैं
और फिर ऐसा कुछ दिन चलता है प्रोसेस और उसके बाद वो पेड़ अपने आप ही मर जाता है। सो इट बिकम्स अ फीडबैक लूप कि अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है तो आप हेल्दी रहेंगे। अगर आपके अंदर एक ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलवेज स्ट्रेस्ड हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन लिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं टू गेट पास्ट इट, सो बॉडी को क्या सिग्नल मिलता है कि ये इंसान की अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मतलब एक उतने लेवल पे नहीं बट एक छोटे लेवल पे। सो बॉडी स्टार्ट्स टू डू व्हाट, इट स्टार्ट्स टू डिग्रेड इटसेल्फ। जैसे कि अगर स्ट्रेस में आप रहेंगे तो आप, अगर मेल हैं आप, तो आपके बाल उड़ने शुरू होंगे। देन आपकी स्किन जो है वो एक डल और ड्राई सी होनी शुरू होगी। देन इंटरनल ऑर्गन्स पे फर्क पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, दोनों एक लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। फिर बैलेंस डाइट, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है इन अ हेल्दी बॉडी रेस्ट्स अ हेल्दी माइंड। सो बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज, ये सब बॉडी से रिलेटेड हैं तीनों। ये आपके एटीट्यूड थिंकिंग से रिलेटेड हैं, ये तीनों बॉडी से रिलेटेड हैं। ईट राइट, स्लीप राइट, एक्सरसाइज, ये अगर तीनों आपने कर ली तो आपकी बॉडी तो कम से कम हेल्दी रहेगी। और बॉडी अगर हेल्दी है तो माइंड, चांसेस है कि माइंड भी हेल्दी रहेगा। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलर स्लीप, देन मेडिटेशन एंड सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट, आपके आउटसाइड सिचुएशन आपकी कैसी है, फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, लव रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, प्रोफेशनल कॉलीग्स, सब कुछ सोशल सपोर्ट आपके पास कितना है। सो ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स फॉर पॉजिटिव हेल्थ। और ये भी ट्रू है कि हर किसी के पास ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, बट ये भी ट्रू है दैट यू कैन वर्क ऑन ऑल ऑफ देम। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, यू कैन डू इट। स्लीप ठीक नहीं है, यू कैन इम्प्रूव योर स्लीपिंग शेड्यूल। और थिंकिंग तो आपके ही हाथ में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई अभी आपको फलानी चीज़ सोचनी है, थिंक अबाउट ए, अभी गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आई विल से कि थिंक अबाउट अ मैंगो। एकदम से अल्फोंसो मैंगो के बारे में थॉट आए, तो जब थिंकिंग आपके हाथ में है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग क्यों नहीं करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर more or less in your hands, so you can work upon them and it will lead to a positive health, a situation of positive health. Then we have life skills. ये स्ट्रेस के टॉपिक में स्पेसिफिकली दिया गया है टू प्रिवेंट स्ट्रेस फ्रॉम हैपनिंग। एबिलिटीज, अब कहीं भी, जैसे हमने चैप्टर 1 में भी बात की थी आईक्यू के चैप्टर में, कि स्किल या इंटेलिजेंस कहीं भी आ जाए तो एबिलिटी शब्द तो आएगा। कोई भी स्किल है, कोई भी इंटेलिजेंस है, it makes you, it enables you, it is an ability. So abilities that enable an individual to deal effectively with everyday challenge, everyday life challenge and resist stress. अगर आप एवरीडे उठने वाले चैलेंजेस से इफेक्टिवली डील कर सकते हैं तो आपको स्ट्रेस हो ही नहीं सकता। यू विल बी एबल टू रेजिस्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस आता ही तब है जब आपको पता है कि आपसे वो चीज़ डील होगी नहीं, या फिर आपके डील करने की कैपेसिटी से बाहर है। सो लाइफ स्किल्स आर दोज एबिलिटीज दैट एनेबल एन इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली being the operating phrase here, deal effectively with everyday life challenges and resisting stress. इसको भी एक एक करके देखते हैं। रैशनल एंड पॉजिटिव थिंकिंग, वही जो हमने पॉजिटिव हेल्थ में पढ़ा था, दिस इज वही सेम बात है। अगर आप कुछ डिस्टॉर्टेड थिंकिंग कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं खुद ही, और कुछ ना कुछ आपके जो इरेशनल बिलीफ्स हैं उनको भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं खुद, कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, कि भाई कुछ गलत ही होगा। हालांकि नेगेटिव सोचने का भी अपना एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है उसके पीछे उसकी कभी बाद में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में उसकी डिटेल में बात करेंगे, बट हियर यू कैन थिंक पॉजिटिवली, यू कैन क्वेश्चन योर ओन डिस्टॉर्टेड थिंकिंग एंड योर ओन इरेशनल थॉट्स। ये आपके हाथ में बिल्कुल है। असर्टिवनेस क्या है? एक एबिलिटी है टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, इमोशंस, वांट्स, नीड्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली।
जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसान होते हैं कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? वो असर्टिव नहीं है इतने। जैसे कि आपने इंग्लिश में ग्रामर में भी अगर आपको याद हो, एलिमेंट्री ग्रामर में असर्टिव सेंटेंसेस की बात होती है कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट हम मेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ ना कुछ एक्सप्रेस किया जा रहा है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, इमोशंस। अब मैं जैसा फील कर रहा हूँ वैसे मैं बोल दूँ, ये बहुत सारी मतलब फीमेल्स के साथ ये बहुत दिक्कत है, दैट फीमेल्स आर नॉट वेरी असर्टिव, सो दे डू नॉट, थॉट्स तो शायद वो कह भी दें, बट इमोशंस एक तो खुद उन्हें पता नहीं लगता है कि वट इमोशंस दे आर फीलिंग। इमोशंस की बात मेल्स में भी है ये, कि इमोशंस की बात ये है कि वो शब्द नहीं है, इमोशंस है, तो उनको एक तो समझना खुद ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसे कहे कैसे इंसान। और इमोशंस अगर थॉट्स भी बनते हैं कुछ लोगों में, तो वो उसे भी नहीं कहते हैं। द पीपल हु आर नॉट असर्टिव, उनको क्या चाहिए, क्या उनकी नीड्स हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं। अगर जैसे नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं, कोई कोई लोग रिलेशनशिप में आके नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं, तो वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो असर्टिव नहीं है। या फिर कोई फैमिली में है, काम का एक्सेसिव प्रेशर उनको फील हो रहा है कि भाई पूरी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे ही डाल दी गई है, बट वो कह नहीं पा रहे हैं। आई नो दिस इज अ स्टोरी ऑफ मैनी फीमेल्स इन इंडियन हाउस होल्ड्स। सो असर्टिवनेस एक वो लाइफ स्किल है एक्सक्यूज मी असर्टिवनेस वो लाइफ स्किल है जो आपको स्ट्रेस को प्रिवेंट करने में आने ही नहीं देगी। स्ट्रेस, अगर आप असर्टिव हैं, आप पहले ही बता देंगे कि भाई आई फील सो एंड सो अबाउट दिस, या आई थिंक सो एंड सो अबाउट दिस, आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस। अगर आप उसको क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बता पा रहे हैं तो आप असर्टिव हैं। और एबिलिटी टू से नो, ये भी बहुत बार आता है कि बहुत सारे लोग मना नहीं कर पाते। जैसे ऑफिस में होता है कि काम कॉलीग ने कह दिया, यार फलाना फलाना कर दियो मेरे लिए, तो नो नहीं कह पाते हैं और काम के प्रेशर के नीचे दबे जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों में भी कई बार होता है कि भाई यार मेरी फाइल बना दियो, तो कुछ लोग होते हैं और ऐसे, फिर हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि भाई अच्छाई का फ़ायदा उठाया जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है कि दे आर नॉट असर्टिव एंड दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम सेइंग नो। देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट। सबसे सबसे तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइफ स्किल, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं है। एक बहुत वाइज इंसान ने कहा था कि वी ऑल हैव टाइम, इट्स जस्ट दैट वी वेस्ट मोस्ट ऑफ इट। वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट। टाइम के बारे में बात हो रही है। टाइम होता सबके पास है। अब मैं आपसे कहूँ कि 15 मिनट, लेट से कि आपको पुशअप्स करने हैं, 50 पुशअप्स करने हैं या फिर 80 स्क्वाट्स करने हैं, 15 मिनट में हो सकते हैं। अब 15 मिनट हैं आपके पास दिन में, है, बिल्कुल है, बट टाइम तो है लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा है। मैनेज किया ही नहीं क्योंकि कोई एफर्ट ही नहीं डाले। टाइम मैनेजमेंट का अगर डिफाइन करें हम, तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है डूइंग थिंग्स दैट यू एक्चुअली वैल्यू, लर्निंग टू मैनेज टास्क्स एंड टाइम, कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा, और कुछ चीज़ें डेलीगेट कर पाना और चीज़ों को प्रायोरिटी ऑर्डर में रख पाना। ये सब है टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो आपको स्ट्रेस से बचाएंगी। देन देर आर सेल्फ केयर, जैसे कि हैबिट्स दैट कीप अस हेल्दी एंड रिलैक्स्ड। यहाँ पे आई डोंट नो सेल्फ केयर में एनसीईआरटी में स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग ही स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, बट दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स। सेल्फ केयर में सब कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आता है, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, सो वी विल रीड इट लाइक दैट कि इसमें स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग की बात की गई है। सेल्फ केयर, इम्प्रूविंग रिलेशंस थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है सभी रिलेशनशिप्स में और फैमिली रिलेशंस में भी, कि कम्युनिकेशन अगर क्लियर ना हो तो चीज़ें दे स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। और फिर उसके बाद वही, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफेक्टिव लिसनिंग,
क्लियर कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, बट क्योंकि अभी हमें एक्सपैंड करना है पॉइंट को, तो लिसनिंग की बात भी करनी पड़ेगी। इफेक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं इसे, दैट यू आर नॉट जस्ट वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू फिनिश। आप एक्चुअली उनको सुन रहे हैं, जब वो कुछ कह रहे हैं तो आपने सोच लिया है कि आपको क्या कहना है, अब बस आप वेट कर रहे हैं कि सामने वाला कब चुप हो और मैं अपना पीस कब बोलूँ। वो एक्टिव लिसनिंग या इफेक्टिव लिसनिंग नहीं है, वो बस हियरिंग है कि भाई आपने कान में डाल ली उनकी बात और निकाल भी दी। एक्टिव लिसनिंग है कि आप एक्टिवली उनको सुन के उनकी बात पे रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं ना कि आपने जो सोचा है कि मैं बोलूँगा वही बोल देना। देन देयर इज़ एम्पथी। empathy is of utmost importance in any relation. And then there is acceptance, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज हो नहीं सकती हैं। there are things that one can change and then there are things that one cannot. So one should also have a certain level of acceptance कि इंसान ने, और acceptance डायरेक्ट भी नहीं, आपने देखा कि इंसान ने कोशिश करी, इम्प्रूव करा, जो भी किया, बट देन यू हैव टू सी कि इसके बियॉन्ड कुछ हो नहीं पा रहा है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सो ये सब रिलेशंस इंप्रूव करने के तरीके हैं, और रिलेशंस इंप्रूव करना, ये सब लाइफ स्किल्स की हम बात कर रहे हैं। देन अनदर लाइफ स्किल इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। डेली बेसिस पे आपकी बहुत सारी अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग हैं कि शुरू ही नहीं कर पा रहे। अब आपने सोचा तो बहुत कुछ होगा कि ये शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं, बट आप यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल देख रहे हैं और फिर ट्यूटोरियल में इतना घुस गए हैं कि चीज़ ही नहीं शुरू करी। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि भाई पहले पूरा ज्ञान ले लिया जाए और उसके बाद शुरू किया जाए। जिसे कहते हैं परफेक्शनिज्म, और ये एक बहुत अनहेल्पफुल हैबिट है, क्योंकि ये आपको शुरू करने से ही रोक देती है। बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। प्रोक्रेस्टिनेशन, यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। बहुत बार बात कर चुके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। देन वी हैव डेवलपिंग रेजिलियंस। अब रेजिलियंस कुछ लोगों में नेचुरली ज़्यादा होता है और कुछ का टाइम के साथ बिल्ड हो जाता है। जैसे कि अगर आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे तो दे आर वेरी रेजिलियंट। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? स्पेशली, नॉट स्पेशली, स्पेसिफिकली कैपेसिटी टू बाउंस बैक। बहुत सिंपली, कोई विपत्ति आने के बाद आप कितना जल्दी उठ खड़े होते हैं, वो है आपकी रेजिलियंस। बाउंस बैक। कोई बहुत फेमस, आई फॉरगेट हिज नेम, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, बाउंस बैक। सो कैपेसिटी टू बाउंस बैक इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। मुसीबत तो आ चुकी है, आपने फेस भी कर लिया, बट आप कितना जल्दी बाउंस बैक कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो उनकी रेजिलियंस जो है वो लो है। और आप इसको, जैसे आपकी सभी चीज़ें आपके जैसे मसल्स हैं, ऐसे ही आपकी सभी स्किल्स और इवन रेजिलियंस भी एक मसल की तरह ट्रेन किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपके पेरेंट्स का रेजिलियंस इतना हाई है, वो कैसे है? बिकॉज दे हैव ट्रेंड इट 40 50 60 ईयर्स, जितना भी आपके पेरेंट्स हैं की एज है, सो दे हैव ट्रेंड इट फॉर दैट लॉन्ग, सो रेजिलियंस बढ़ गया है। So that ends the chapter 3 of class 12 psychology NCERT. I hope आपने ये पार्ट उतनी ही फोकस और डेडिकेशन से देखा होगा जितने पिछले पार्ट्स आपने देखे हैं। एंड सॉरी फॉर द डिले, इतने दिनों बाद ये चैप्टर का सेकंड पार्ट आया। द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4 इन 1 or 2 days। और आई हाईली रिकमेंड यू कि आप ये PDF साइकोलॉजी मार्गदर्शक चैनल से डाउनलोड करें एंड गेट देम प्रिंटेड, एंड देन यू रिवाइज देम, ऐड योर ओन नोट्स, ऐड योर ओन एग्जांपल्स, डेफिनेशंस टू इट। उसके अलावा आप वो चैनल जो है साइकोलॉजी मार्गदर्शक का टेलीग्राम पे, वो ज्वाइन करें, और उस पर आपके जो भी डाउट्स हो साइकोलॉजी से रिलेटेड,
I will be more than happy to give you feedback on your answers, अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं तो, और कोई भी डाउट्स आते हैं तो I will be more than happy to resolve them as well. So I will see you in the next lecture. Till then, keep revising, keep learning.